नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9 दिसंबर 2023 और 10 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, पूरा ध्यान से देखें और नोट्स भी लें। ये वीडियो केवल एमसीक्यूज के लिए नहीं है, हालांकि एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें और डिटेल में पढ़ें, क्योंकि केवल एमसीक्यूज से परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो आगे मैं बता रहा हूँ उनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सुधा वर्गीज महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 की विजेता सुधा वर्गीज कार्य क्षेत्र किस राज्य में है? 4 ऑप्शंस का आपके सामने, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा बिहार। सुधा वर्गीज को जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला है 2023 महिला और बच्चों के विकास के लिए। यह जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा जमनालाल बजाज की याद में। जमनालाल बजाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आज़ादी के समय में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है जमनालाल बजाज पुरस्कार। एक तो दिया जाता है रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में, दूसरा दिया जाता है महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के क्षेत्र में, और तीसरा दिया जाता है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी के अनुप्रयोग पर, और इसके बाद दिया जाता है यह भारत से बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी को, जो कि तमिलनाडु के हैं, उन्हें मिला है कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए। सुधा वर्गीज को, जो कि बिहार उनका कार्य क्षेत्र है, उन्हें मिला है बच्चों और महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए। और डॉक्टर रामालक्ष्मी दत्ता जो वेस्ट बंगाल में कार्यरत हैं, उन्हें मिला है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी के अनुप्रयोग के लिए। और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए मिला है राहा नबकुमार को, वे बांग्लादेश से हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जमनालाल बजाज पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, यह गांधी जी के विचारों से मिलते जुलते कार्य क्षेत्रों के लिए ही दिया जाता है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं गांधी जी का रचनात्मक कार्य जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। और यह रचनात्मक कार्य क्या था? यह रचनात्मक कार्य था दलितों का उत्थान करना, उसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके कल्याण करना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, ग्राम स्वराज का विस्तार करना। तो इसके लिए ही डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी को मिला है। सुधा वर्गीज जो बिहार में कार्यरत हैं, उन्हें मिला है मुसहर कम्युनिटी के उत्थान के लिए, मुसहर समाज के उत्थान के लिए मिला है। और ये महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नारी गुंजन एनजीओ के माध्यम से इनका कार्यक्षेत्र बिहार का मुंगेर जिला है। तो आप सुधा वर्गीज का नाम जरूर याद रखेंगे, खास करके बीपीएससी और बिहार से संबंधित परीक्षा में तो ये जरूर आने का चांस है। जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। और जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र माना था, यानी गांधी जी ने उन्हें एक तरह से गोद ले लिया था। और गांधी जी ने उन्हें मर्चेंट प्रिंस कहा था, अर्थात उन्हें व्यापारी राजकुमार की उपाधि दी थी। जमनालाल बजाज को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी ऑनररी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया था। उस समय जो व्यापारी वर्ग था उन्हें मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की भी उपाधि दी थी, क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान वार फंड के लिए पैसे जुटाए थे। हालांकि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। तो यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि को त्यागा था? तो वे थे जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने 32 साल के बाद राज्य से आंशिक रूप से शराबबंदी को हटा दिया है? तो रिसेंटली दिस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्शियली लिफ्टेड प्रोहिबिशन फ्रॉम द स्टेट आफ्टर 32 ईयर्स। 4 ऑप्शन है आपके सामने, असम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर की सरकार ने 1991 से जो राज्य एक ड्राई स्टेट था, अर्थात शराबबंदी वाला राज्य था, वहां से आंशिक रूप से शराबबंदी को हटा दिया है। अगला प्रश्न, विच कंपनी ओन्स द मल्टी मॉडल एआई जनरल मॉडल जेमिनी? कौन सी कंपनी मल्टी मॉडल एआई जनरल मॉडल जेमिनी की मालिक है? तो 4 ऑप्शंस के आपके सामने, मेटा, गूगल, एक्स, टेस्ला। तो इसका उत्तर होगा गूगल। गूगल ने ही इस जेमिनी का निर्माण किया है, जो कि एक एआई जनरल मॉडल है।
और इसका मल्टी मॉडल मॉडल्स जो होते हैं इनका कई सारे क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग किया जा सकता है मेडिकल डायग्नोसिस के क्षेत्र में, अर्थात बीमारी का पता लगाने के क्षेत्र में, कस्टमर सपोर्ट में, अपने उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में, रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में। और ये क्या करते हैं, ये जो मल्टी मॉडल मॉडल्स होते हैं ये टेक्स्ट यानी लिखे हुई बातें, इमेजेस चित्र और जो कही हुई बातें होती है स्पीच, उन सब का प्रयोग करके डाटा को प्रोसेस करते हैं और फिर वो जो सटीक और संदर्भ से जुड़ा हुआ रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया देते हैं। अर्थात आप इनसे अगर प्रश्न पूछते हैं तो आपको यह एक सटीक उत्तर भी देने में सक्षम है। यह इससे बताया जा रहा है कि यह चैट जीपीटी 4 का एक ओपोनेंट है, चैट जीपीटी 4 का एक कंपिटिटर है, प्रतियोगी है। अगला प्रश्न, विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर डिड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इन्वोक टू कॉल फॉर अ सीज फायर इन गाजा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद का आह्वान किया था? किस अनुच्छेद का उन्होंने प्रयोग किया था, आपको यह बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 85। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 यूएन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, यूएन के जो महासचिव होते हैं, उनको यह अधिकार देता है कि वे सुरक्षा परिषद को सचेत करें किसी भी ऐसे मामले में जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। और इसीलिए उन्होंने गाजा वाले मामले में अपने इस अनुच्छेद का प्रयोग किया, यूएन चार्टर के इस अनुच्छेद 99 का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्हें लगा कि गाजा में मानवतावादी संकट आ सकता है, मानवता का संकट आ सकता है। अगला प्रश्न, मारिया अक्षिता इज द प्लेयर ऑफ दिस गेम। मारिया अक्षिता किस खेल की खिलाड़ी है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तलवारबाजी। तो इसका उत्तर होगा तलवारबाजी, जिसे अंग्रेजी में फेंसिंग भी कहते हैं। तो फेंसिंग के लिए इन्हें जो पुरस्कार मिला है वह है फेयर प्ले अवार्ड। यह दिया है फेंसिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन ने, और इस पुरस्कार को पाने वाली वे पहली भारतीय फेंसर हैं। फेयर प्ले अवार्ड का अर्थ हुआ कि खेल में अच्छा व्यवहार दिखाना, खिलाड़ी का जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है उसको दिखाना। इन्होंने ऐसा क्या किया था, इन्होंने अपने एक प्रतिद्वंदी को इलेक्ट्रिक जैकेट, जो इस खेल में पहनना एक अनिवार्य चीज़ है, वह उसे कुछ देर के लिए इन्होंने प्रयोग करने के लिए दिया था। और इसी के कारण वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलान में ऐसा हुआ था, और इसी के कारण यह इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन के द्वारा इन्हें यह फेयर प्ले अवार्ड मिला है। इस फेयर प्ले अवार्ड को पाने वाले अन्य 2 खिलाड़ी भी हैं, वे हैं लचनान क्रुक जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और मुस्तफ़ा ताहन जो कि मिस्र के हैं। यह है फेंसिंग का खेल। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों खिलाड़ियों के हाथों में तलवार होता है, और ये वायर देख सकते हैं आप। ये वायर जो है यह जैकेट के भीतर से होता है, और यह क्या होता है, यहाँ पे जो भी टच होता है शरीर में, जहाँ भी टच होता है वह टच एक डिवाइस के मदद से रजिस्टर होता है। फेंसिंग में कई तरह के तलवारों का प्रयोग किया जाता है। तो जो लचीला वाला तलवार होता है वह होता है फाइल, उसे फाइल कहते हैं। और यहाँ जो फाइल में जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है प्रतिद्वंदी के लिए, वह विपक्षी के लिए, वो है यह नारंगी वाला हिस्सा, केसरिया हिस्सा। और एपी जो है इस खेल में सबसे भारी और सबसे बड़ा तलवार होता है। इसके प्रतिद्वंदी के लिए इस खेल में जो इस इवेंट में जो प्रतिद्वंदी होता है उसके लिए टारगेट आप देख सकते हैं, यह पूरा केसरिया नारंगी वाला हिस्सा होता है। और तीसरा जो उपकरण है, जो वेपन है जो प्रयोग में आता है, वह है सैबर। वह भी एक तरह का तलवार ही है, और इसके लिए टारगेट आप देख सकते हैं, यह जो केसरिया नारंगी क्षेत्र है। फेंसिंग में जो यह जैकेट होता है उसे कहते हैं लामे, और वह एक कंडक्टिव जैकेट है, और उसमें जहां भी तलवार प्रतिद्वंदी का टच करता है वह एक वायर के साथ कनेक्टेड रहता है एक स्कोरिंग मशीन से, और वह टच जो है वह रजिस्टर हो जाता है, और इससे निर्णय करने में आसानी होती है कि खिलाड़ी ने कहाँ पे टच किया और कितना स्कोर होगा। फेंसिंग जिस क्षेत्र में जहाँ पे खेला जाता है उसके एरिना को, उसके प्लेइंग एरिया को कहते हैं पिस्ते या स्ट्रिप। तो इसे याद रखेंगे, पिस्ते या स्ट्रिप कहते हैं। तो पिस्ते या स्ट्रिप आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, डोडो वाज इंडेमिक टू दिस कंट्री। डोडो किस देश के लिए स्थानिक था, कहां पाया जाता था, यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया, मेडागास्कर। तो इसका उत्तर होगा मॉरिशस। डोडो मॉरिशस में पाया जाता था, और यह अब एक्सटिंक्ट हो गया है, अर्थात यह पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। लेकिन इस फ्लाइटलेस बर्ड अर्थात ना उड़ सकने वाले पक्षी को
फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसके जो अभी जीवित सबसे नजदीकी रिलेटिव है वह है निकोबार पिजन। सबसे नजदीकी जो इसका जीवित संबंधी है वह है निकोबार पिजन। उसके प्राइमोर्डियल जर्म सेल की एडिटिंग करने का निर्णय लिया है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होता है? वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे ही आगे जाकर स्पर्म और एग जो है वो विकसित होते हैं। तो उसकी एडिटिंग की जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग हो सकता है भविष्य में डोडो को देख पाए और अन्य भी जो इस तरह के जो विलुप्त पक्षी और पशु हैं उन्हें भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नईम सैयद किस लोकप्रिय अभिनेता का असली नाम था? नईम सैयद वाज द रियल नेम ऑफ पॉपुलर एक्टर नोन एज। 4 ऑप्शन हैं, जूनियर महमूद, महमूद, संजीव कुमार, दिलीप कुमार। तो इसका उत्तर होगा जूनियर महमूद। जूनियर महमूद एक प्रसिद्ध बाल कलाकार थे, एक कहिए कि चाइल्ड सुपरस्टार थे, जिन्होंने कि कई सारे बॉलीवुड मूवीज में काम किया था। इन्हें महमूद ने यह उपाधि दी थी इनकी एक्टिंग को देखते हुए। अगला प्रश्न, दिस इंस्टीट्यूशन हैज डिप्लॉयड SUVAS सुवास, अ मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल ट्रेंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस। किस संस्थान ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित एक मशीन सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण सुभाष SUVAS को तैनात किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, UPSC संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने SUVAS सुभाष का प्रयोग किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित है और यह अनुवाद करने में सक्षम है। यह अंग्रेजी से न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों और निर्णयों को 11 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम है और इसका विकास हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी समर्थन के द्वारा। अगला प्रश्न, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस MCOP with the Mississippi River Cities and Towns Initiative MRCTI. The Mississippi River flows in this country. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव MRCTI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस पर हस्ताक्षर किए हैं। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी बहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिसिसिपी नदी है और मिसौरी नदी जो है इसकी एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। और जो हस्ताक्षर करने वाली संस्था है वह है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि नमामि गंगे योजना को लागू करती है, अर्थात गंगा की सफाई के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसने भारत के रिवर सिटीज अलायंस के बिहाफ पर इस मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस पर हस्ताक्षर किए हैं। रिवर सिटीज अलायंस जो है उसको लॉन्च किया था NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स NIUA ने मिलकर। यह सिटीज अलायंस जो है, रिवर सिटीज अलायंस जो है अर्थात नदियों के शहरों का गठबंधन, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां पर इन शहरों के जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो एक दूसरे से ऐसी सूचनाओं, ऐसे गुड प्रैक्टिसेज को शेयर करते हैं जिससे कि शहरी नदियों का बेहतर प्रबंधन हो सके, सस्टेनेबल प्रबंधन हो सके। अगला प्रश्न, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अ टाइप ऑफ कार्बन टैक्स विच इंडिया इज अपोजिंग इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र एक प्रकार का कार्बन कर है जिसका भारत विरोध कर रहा है। यह किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, जापान। तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लागू कर रहा है। यह एक तरह का कार्बन टैक्स है और भारत इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जो EU जिन सामानों को आयात करता है उन पर इंपोर्ट ड्यूटी औसतन 2.2% लगाता है, लेकिन CBAM को लागू करने के बाद 20 से 35% तक कर लगेगा। तो यानी भारत से जो सामान वहां जाएगा वो महंगा हो जाएगा और फिर वहां पे कंपटीशन करना भारतीय सामानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय संघ यह टैक्स जो लगा रहा है उसको वह 2026 से प्रभावी करेगा, 2026 से लागू करेगा और इसमें सीमेंट जैसे जो गुड्स हैं वो आ जाएंगे, सीमेंट जैसे सामान आ जाएंगे। अब 2 तरह के सामान का उत्पादन की प्रक्रिया होती है, एक में बहुत अधिक कार्बन खर्च होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, एक में कम कार्बन उत्सर्जन होता है। तो यूरोपीय संघ का तर्क यह है कि जिन सामानों के उत्पादन में अधिक कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उन पर ही टैक्स लगाया जाएगा, अर्थात कार्बन इंटेंसिव गुड्स जो हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाएगा, यह CBAM टैक्स। और इसके बाद क्या होगा कि उनकी तुलना में जो कम कार्बन उत्पादन वाले
कम कार्बन गहन जो सामान है, यानी जिनके उत्पादन में कार्बन कम उत्सर्जित होता है, वो अधिक कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप जरूर इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।